चेक करिएगा कि इन 50 क्वेश्चंस में आपका क्या स्कोर रहता है। अगर आप ये क्लास रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो 1 से 50 तक नंबरिंग कर लें और चेक करते चलें कि वहां पर कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। इस तरीके से आप पॉइंट आउट करते चलें। जिस टॉपिक से आपके उत्तर गलत हो रहे हैं, इस टॉपिक का रिवीजन जरूर करें। यही तरीका होता है अपनी कमियों को दूर करने का। खुश रहो। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? बताइए। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है। शिक्षा के अधिकार का जो पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था वो 1990 में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट के द्वारा सौंपा गया था और संसद में इस एक्ट को 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया, लेकिन लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010। अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि संसद में कब पारित हुआ तो 2009, इसीलिए इसको क्या इसका नाम है RTE एक्ट 2009। लेकिन लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है। राइट टू एजुकेशन। प्रश्न आपसे बनता है कि इसमें कितनी धाराएं हैं? जल्दी से आप लोग बताइएगा कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कितने चैप्टर हैं? चैप्टर, अध्याय की संख्या है 7, धाराओं की संख्या है 38। तो 38 धाराएं और 7 अध्याय हैं। जब ये लागू हुआ था तो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों में अप्लाई हुआ था। प्रश्न पूछता है कि किस संविधान संशोधन के तहत, तो आपका उत्तर होगा 86। ऑप्शन में दे देगा 86, 87, 88 कोई भी। तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था। और ईयर अगर आपसे पूछ ले कि ये कब हुआ था 86वां संविधान संशोधन, तो 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में, मतलब इसको कहा जाता है मॉडिफाई किया गया था। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा। RT एक्ट के अनुसार आपसे कई बार यह भी पूछा जाता है कि छात्र शिक्षक का अनुपात क्या है। अनुपात की बात नहीं करेंगे वरना आपको थोड़ा सा तकलीफ होगी, क्योंकि अनुपात समानुपात सुनते सुनते झटका लग गया। दूसरा प्रश्न है, क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? क्रेस्मर का वर्गीकरण आपसे पूछा जा रहा है व्यक्तित्व के बारे में। कृष्णकाय, सुडोलकाय, गोलकाय या फिर ये सभी? प्रश्न संख्या 2 में आपका उत्तर होगा ये सभी। क्रेस्मर का जो वर्गीकरण था, इन्होंने व्यक्तित्व को 4 प्रकारों में बांटा है। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? 3 तो यहां पर लिखे हैं, गोलकाय, कृष्णकाय और सुडोलकाय, और एक होता है आपका डिस्प्लेस्टिक कहा जाता है। ठीक है। अब गोलकाय जो होंगे उनकी क्या विशेषता होगी? मोटी गर्दन, छोटी और मोटी गर्दन रहेगी गोलकाय बच्चों की। ठीक है। क्रेस्मर ने इनको साइक्लॉइड भी कहा है। कृष्णकाय की अगर हम बात करें तो इनका वजन कम होगा और चिड़चिड़े होंगे, दुबले होंगे। अगर हम बात करें सुडोलकाय की तो ये हष्ट-पुष्ट होंगे, और डिस्प्लेस्टिक में तीनों प्रकार का मिश्रण होगा। क्रेस्मर का ये वर्गीकरण है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 के लिए। टीईटी का उद्देश्य क्या है? जो आपकी टीईटी की परीक्षा होती है उसका उद्देश्य क्या होता है, बताइएगा। बौद्धिक क्षमता का मापन, अभिक्षमता, अभिवृत्ति या फिर मूल्य? प्रश्न संख्या 3। वीडियो को लाइक कर रहे हैं और शेयर भी करें अपने दोस्तों को, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं। कशिश, नेचर ऑफ लव, अर्पिता, गुंजन, शिवम, सरिता, संतोष। तीसरे प्रश्न में आंसर हो जाएगा अभिक्षमता। अभिक्षमता के मापन से संबंधित होता है आपका टीईटी का जो टेस्ट होता है, टीईटी का उद्देश्य होता है। अब अभिक्षमता क्या है, कोई बता सकता है?
अभिक्षमता आखिर है क्या? एप्टीट्यूड कहा जाता है इसको। एप्टीट्यूड, एटीट्यूड अलग होता है, एप्टीट्यूड अलग होता है। किसी निश्चित प्रकार के कार्य को कर सकने की जो क्षमता होती है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? योग्यता, टैलेंट कहते हैं। अभिक्षमता जो है शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से हो सकती है, ठीक है। यहां पर अभिक्षमता आपका उत्तर हो जाएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ये। चलिए अगला प्रश्न है, संगणन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? चौथा प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 में आपका उत्तर हो जाएगा, स्मृति से संबंधित है संगणन सिद्धांत। इसका ये जो सिद्धांत है, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जो स्मृति होती है ये दीर्घकालिक में, दिनों में, हफ्तों में, महीनों में और वर्षों में स्थिर हो जाती है। इस प्रक्रिया को संगणन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण। प्रश्न संख्या 5। पीहू, अनु, मासूम, बिटिया, सुधा, संजय, राकेश। प्रश्न संख्या 5, व्यक्तिनिष्ठ विधियों की अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ विधियां दे रखी हैं, आपको इसी में से चुनना है। बताइए। पांचवें प्रश्न में सही जवाब हो जाएगा अंतर्दर्शन विधि जो है ये आपकी व्यक्तिनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। एस्टेट में प्रश्न पूछा गया है इससे संबंधित, यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है। देखिए, व्यक्तित्व मापन के लिए कई प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रक्षेपी विधि, ये व्यक्तित्व मापन की अच्छी विधियां मानी जाती हैं। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6, एल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित हैं? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। और सिगमंड फ्रायड ने दिया है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत पूछेगा तो एरिक एरिक्सन लगाइएगा। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है, अधिगम वक्र में पठार क्यों बनता है? परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण या फिर अभिरुचि के कारण? प्रश्न संख्या 7 आंसर हो जाएगा यहां पर। जब आप थक जाते हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ने का मन नहीं करता है और वही पठार बन जाता है, रुकावट। 7वें प्रश्न में सी विकल्प सही हो जाएगा। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? इसको मिरर टेस्ट भी आप कह सकते हैं। अगर आपने ठीक तरीके से ट्रेनिंग ली है टीचिंग की, कॉलेज वगैरह गए हैं, तो इस प्रकार का टेस्ट कराया गया होगा एग्जामिनेशन के टाइम। अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता या फिर अभिरुचि। 8वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 में आपका आंसर हो जाएगा, अधिगम अंतरण को मापने के लिए दर्पण चित्र परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन के लिए उपयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 9,
क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है ये व्यक्तित्व मापन से संबंधित है। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, जो रेवेन का परीक्षण है ये अलग है। आपने पढ़ा होगा संस्कृति मुक्त परीक्षण, संस्कृति युक्त परीक्षण। इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? कुछ लोग यहां पर बी ऑप्शन लगा रहे हैं। देखिए, रेवेन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस रेवेन का परीक्षण है ये अलग है। इसके अलावा अगर हम बात करें 16 पीएफ, अब देखिए रेवेन का जो परीक्षण है ये बुद्धि से संबंधित है। किससे संबंधित है? बुद्धि से। ठीक है, और 16 पीएफ जो है ये पर्सनालिटी से संबंधित है, व्यक्तित्व से संबंधित है। टीएटी भी आपका व्यक्तित्व से संबंधित है और ये भी आपका व्यक्तित्व से संबंधित है। तो रेवेन का जो है ये अलग है क्योंकि ये बुद्धि परीक्षण है, बाकी जो है व्यक्तित्व से संबंधित परीक्षण है। गुंजन जी पूछिए क्या है, क्या चेक कर ले? युगांक। क्वेश्चन नंबर 11, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या फिर इनमें से कोई नहीं? छात्रों की आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, अर्थात छात्र केंद्रित। छात्रों की आवश्यकता, उनकी रुचियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसके द्वारा दी गई? सूझ का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दिया गया। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे होता है? संवेग। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध संवेग से होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा या फिर कल्पना? प्रश्न संख्या 14 में आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए, पूर्व अनुभव के आधार पर ये मोटिवेशन नहीं हो सकता, कल्पना भी नहीं हो सकता, इसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, बुद्धिलब्धि कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 15 में आपका सही जवाब होगा, देखिए मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। 20 पंचे 100 और 20 अठे 160 इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। 160। अगला प्रश्न, कौन सा बुद्धिलब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य
बुद्धिलब्धि स्तर कहलाता है? 70 से 79, 50 से 29। क्वेश्चन नंबर 16, 16वें प्रश्न में आपका सही जवाब होगा, कह रहा है मंद बुद्धि बच्चों का प्रशिक्षण योग्य। बताइए 70 से 79 कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि स्तर कहलाता है? प्रशिक्षण के लिए कह रहा है, आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि मंद बुद्धि वालों का कितना होता है। अंतर है प्रश्न में। जो लोग ए लगा रहे हैं गलत है उनका आंसर। यहां पर आंसर जाएगा 35 व इससे निम्न। ठीक है, इनका प्रशिक्षण दिया जा सकता है। ऑप्शन यहां पर डी सही होगा। तो पूरा प्रश्न पढ़िए। 35 से 50 लगभग जिनका बुद्धिलब्धि स्तर होगा, ठीक है, उन बच्चों का स्तर प्रशिक्षणी बुद्धिलब्धि स्तर कहलाता है। अगला प्रश्न, रुसार्क इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि, अभिक्षमता। व्यक्तित्व के मापन से संबंधित है रुसार्क इंक ब्लॉक टेस्ट। 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? विस्मृति मतलब जो आप पढ़े हैं उसको अगर याद कर रहे हैं, याद करने में विफल हो जा रहे हैं। अठारहवें प्रश्न में आपका सही जवाब हो जाएगा, विस्मृति का कारण नहीं है। स्मरण करने की इच्छा जो है ये विस्मृति का कारण नहीं है। बाकी सारे कारण हैं। अगर सीखने में ही कोई कमी रह गई है तो आप भूल जाएंगे। मेंटली अगर कोई द्वंद है तब भी आप भूल जाएंगे। सीखने की विधियां अगर गलत है तब भी आप भूल जाएंगे। इच्छा से इसका कोई मतलब नहीं। इच्छा तो सीखने की शुरुआत में होता है, जब आपको सीखना चाह रहे हैं, आप सीख चुके हैं, याद कर रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, उसको हम विस्मृति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने का विधि से संबंधित है कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 19 आंसर होगा, इसको हम क्या कहेंगे? सांख्यिकी कहेंगे। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? सिरिल बर्ट। शैक्षिक लब्धि का कॉन्सेप्ट पिछड़े बच्चों के लिए, इस संबंध में जो परिभाषा है वो भी सिरिल बर्ट के द्वारा ही दी गई है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता।
21वें प्रश्न में आपका सही जवाब हो जाएगा अभिक्षमता जो है ये भिन्न है। उत्तम परीक्षण की विशेषताओं की बात करें तो विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। अभिक्षमता एक अलग टॉपिक है। 22वां प्रश्न है कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व बुद्धि का है, द्वितत्व भी है, बहुतत्व भी है। प्रत्यागमन का सिद्धांत ये बुद्धि का नहीं है। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल, पीयूष, लार या फिर थायराइड? क्वेश्चन नंबर 23 में आपका सही जवाब हो जाएगा लार ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी नहीं, ये बहिस्रावी ग्रंथि। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। ब्लॉक तो हमने नहीं किया है, फिर भी चेक कर लेंगे एक बार। हमने नहीं किया, मैम की क्लास से हुआ हो अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 24 ठीक है, पूर्व संक्रियावस्था। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम ये सभी कारक प्रभावित करते हैं। बुद्धिलब्धि की गणना का सही सूत्र कौन सा है? मानसिक आयु बटे मानसिक आयु वास्तविक आयु डैश 100, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, ये इनटू है एक तरीके से, आप समझ लीजिए। अब आंसर करिए। यहां पर कोई भी ऑप्शन ठीक तरीके से नहीं लिखा हुआ है, ये एक टाइपिंग मिस्टेक आप मान सकते हैं। और अगर आपको आंसर की पकड़ है तो आप सही आंसर करिए या फिर कह दीजिए कि ऑप्शन सही नहीं है। इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं लिखा है, क्योंकि आपका जो सूत्र होता है वो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं, किसी भी विकल्प में नहीं है। अगर हम इस ऑप्शन को बना दें मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, तब ये ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, फिर तो डी वाला भी सही हो जाएगा। थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है, आपको पता ही होगा इसका आंसर। चिंतनशील सोच की चर्चा किसने की है? डेवी, रॉस, वुडवर्थ, ड्रेवर? डेवी का ये कॉन्सेप्ट है चिंतनशील सोच। अगला प्रश्न, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? बताइए।
उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए कल्पना इसमें शामिल नहीं, क्योंकि आगमनात्मक तर्क में आप उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, सामान्यीकरण भी होता है, अवलोकन भी होता है, प्रयोग भी होता है। सामान्यीकरण की अगर हम बात करें तो इसमें प्रेरक तर्क विशेष उदाहरणों से शुरू होता है। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? विस्मरण, स्मरण, धारण या फिर चिंतन? उनतीसवें प्रश्न में आंसर हो जाएगा विस्मरण। अगला, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों तथा चूहों में, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात और प्राकृतिक होती है या फिर केवल कलाकारों में? क्वेश्चन नंबर 30, सभी प्राणियों में पाई जाती है, जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलबर्ग? पावलोव के द्वारा दिया गया है क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत। 32, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है? अनुशासन, मौलिकता, धारा प्रवाहिता, लचीलापन, ये सृजनशीलता से ही संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन से ही संबंधित है। अनुशासन एक अलग कॉन्सेप्ट है। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है? मनोवैज्ञानिक रूप में, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण या फिर मनोदैहिक? पारंपरिक अनुकूलन। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयास और भूल का सिद्धांत। एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या फिर सभी के? सभी। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है, हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, किस अवस्था की विशेषता है?
13 वर्ष लिखा है कि किशोरावस्था के अंतर्गत ही आएगा और ये विशेषता किशोरावस्था की ही है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन है, यहां पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? मानसिक मंदता, डिस्लेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर या फिर ऑटिज्म? क्वेश्चन नंबर 38, एडीएचडी इसको कहा जाता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। एडीएचडी भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये एक मानसिक विकार है, ठीक है। लक्षणों की अगर हम बात करें, बहुत जल्दी बच्चा विचलित हो जाता है, निर्देशों को ध्यान से सुनता नहीं है, भुलक्कड़ हो जाता है, ऐसे कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, या फिर पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा सिर से पैर और मध्य से बाहर की ओर। 40वां प्रश्न, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, कथन किसका है? क्रो एंड क्रो, पियाजे, स्किनर, कोहलर? स्किनर की यह परिभाषा है। आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्यांकन व अभिवृत्तियों की समग्रता से है। ये परिभाषा किसकी है? ठीक है गुंजन, क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। सही तो है, क्या दिक्कत है? निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? टीएटी, सोलापियफ, रेवन, ड्रा, ए मैन? अपनी बात लिखिए, फिर हम आपको एक्सप्लेन करें। निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। बी पढ़े हैं। बी कैसे हो जाएगा? हमने एक्सप्लेन भी कर दिया क्यों है ऐसा। 16 पीएफ आपने पढ़ा है। क्वेश्चन ही अलग होगा ना, वहां पर ऑप्शन दूसरे हैं। वहां पर क्लाउड देखिए, जो आपने पढ़ा है, आप आंसर रटी हुई हैं, वहां पर एक ऑप्शन होगा टीएटी, एक होगा 16 पीएफ, ठीक है। वहां पर जो सारे ऑप्शन होंगे वो पर्सनालिटी के ही ऑप्शन होंगे। वो क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग, ठीक है। चलिए, हमने बता दिया कि इसमें अलग है तो क्यों है, ये भी हमने आपको बता दिया ना।
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, खत्म नहीं हुई। 50 क्वेश्चन है आज, जहां पर हम 41वें पर पहुंच चुके हैं। आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल्यांकन व अभिव्यक्तियों की समग्रता से है। ये परिभाषा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी से ली गई है। कोई बात नहीं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, डाउट क्लियर करना जरूरी है, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। एक बच्चा जिसकी उपलब्धि 6ठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लग गई, वो बच्चा है मंदबुद्धि, धीमी गति से सीखने वाला, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा या फिर मूढ़। 42वां प्रश्न। 6ठी तक उसकी ठीक चल रही थी परफॉर्मेंस, 7वीं कक्षा में थोड़ा सा फर्क पड़ा, अर्थात वो पिछड़ा तो है लेकिन शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा है, तो यहां पर तीसरा विकल्प सही जाएगा। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय पश्चात या फिर तत्काल। प्रश्न संख्या 43। तत्काल, तत्काल करनी चाहिए जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन सा बालक आएगा? काफी सारे लोग लेट में जुड़ते हैं, अब संख्या बढ़ी है, शुरुआत में बहुत कम थी संख्या। सारे लोग वीडियो को लाइक करो, और जो लोग लेट में आए हो, क्लास चलती है 7 बजे शुरू हो जाती है 7:05 तक, तो 7 बजे आप लोग आ जाया करो। ये सभी बालक विशिष्ट के अंतर्गत ही आएंगे, विशिष्ट में सभी आ जाते हैं। एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता है, वह शिक्षक वह सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है, वो किस प्रकार का बालक होगा? समस्यात्मक बालक, औसत बालक, प्रतिभाशाली बालक या फिर हठी बालक? क्वेश्चन नंबर 45। प्रतिभाशाली बालक, क्योंकि खोज कर रहा है यहां पर तरह तरह की नई जानकारी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? मौलिकता। मंदबुद्धि बालक में मौलिकता, सृजनशीलता नहीं होगी। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या होगा? कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों, प्रतिभाओं में समान नहीं होते। शिक्षार्थियों में ना तो समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव है। एक विषय रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं का को विकसित करना असंभव है। क्वेश्चन नंबर 47 में आपका आंसर हो जाएगा। स्वयं में विशिष्ट है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, अर्थात दो बच्चे अपनी योग्यताओं और प्रतिभाओं में समान नहीं होते, कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर देखने को मिलती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सही है? प्रश्न संख्या 48। उत्तर हो जाएगा यहां पर। विद्यार्थियों का बुद्धि लब्धि स्तर समान है, तब भी उनमें भिन्नता हो सकती है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी?
क्वेश्चन नंबर 49 में आंसर हो जाएगा कार्यों को मूर्त रूप से समझना। अगला प्रश्न देखिएगा, निशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य क्या है? डैश में निशुल्क को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, नियमित विद्यालयों में, विशेष विद्यालयों में, मुक्त विद्यालयों में, या फिर अप्लाइड रिली एसोसिएशन के विद्यालयों में। तो जो समेकित शिक्षा यानी समावेशी शिक्षा एक ही बात होती है। इसका उद्देश्य होता है कि नियमित विद्यालयों में ही सभी को समान अवसर मिले। तो क्या स्कोर रहा इन 50 क्वेश्चन में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।